देखो अपन इनके प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, 3 रुपये 14 पैसे में इनका पीपी जो हो रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका पर डे का जो जनरेशन बन रहा है 9,000 यूनिट का ऑन एवरेज अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मान सकते हैं जो डिस्प्ले हो रहा है अभी 9,000 यूनिट के हिसाब से। अगर 3 रुपये 14 पैसे एक यूनिट का अमाउंट है तो 27 से 30 हज़ार रुपये अप्रोक्सीमेटली पर डे का इनका जनरेशन बन रहा है। अपन उसको यूनिट के फिगर में इसको चेक कर रहे हैं। तो अब जैसे इसको महीने के फिगर में अपन चेक करेंगे तो महीने के फिगर में अपना 9 लाख रुपए के लगभग का इनका इनपुट इनको निकल के आ रहा है। और जस्ट इसको अपन 365 दिन मोस्टली एक ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 करोड़ और 8 लाख के लगभग इनका मोटा मोटी अमाउंट के फिगर में रेशियो निकल के आ रहा है। कुल मिला के इनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाने एक वाला है करोड़ 2 प्लस है मेगावाट बिल्कुल। से। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली इस वक्त हूँ 2 मेगावाट के सोलर प्लांट के परिसर के अंदर, और ये मेरे पीछे देख सकते हो 2 मेगावाट का सोलर का प्लांट है और बहुत ही क्लीन दिख रहा है। आज से एक दिन जस्ट पहले ही बारिश हुई है और आज मौसम पूरे दिन बिल्कुल साफ रहा है और प्लांट देखो कितना क्लीन दिख रहा है। और प्लांट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स में जानेंगे। जो कमेंट सेक्शन में आ रही है जो बातें, उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इसमें मतलब ये जो ईयरली इसका टर्नओवर है या किस तरह का डेटा रहता है, अप डाउन कितना जाता है और डाउन कितना जाता है, अप कितना रहता है, या एक औसत जनरेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सोलर प्लांट के इंजीनियर से मिलवाते हैं और सोलर के एक्सपर्ट से आपसे मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आप जो सामने से दर्शक देख रहे हैं, सर छोटा सा एक परिचय करा दें, उसके बाद में प्लांट के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम हितेश शनी है। मैं यहाँ पर मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे वर्क कर रहा हूँ। ये आपको हमारा कंपोनेंट ए में लगा हुआ प्लांट 2 मेगावाट का है। तो सर ये 2 मेगावाट का प्लांट है, इस प्लांट को कितना टाइम हुआ है करीबन इंस्टॉल हुए, मतलब कमीशनिंग? ये हमारा कमीशनिंग टाइम था 18 अगस्त 2022। हमारे साथ सोलर एक्सपर्ट है, इनको काफ़ी समय से कई सालों का सोलर का अनुभव है, तो इंस्टॉलेशन का इनका काम है सोलर का। तो आप इन्हीं से जानेंगे कि ये योजना क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं सर? सर एक आपने नाम सुना होगा, मतलब कि जो पीएम कुसुम योजना जो चल रही है, जिसमें 3 टाइप्स में वर्किंग करती है इसमें गवर्नमेंट। जैसे कंपोनेंट एक की बात करते हैं, एक कंपोनेंट बी है और थर्ड है अपना कंपोनेंट सी। तो ये जो प्लांट की अपन बात कर रहे हैं, फोकस अभी जहाँ पे अपन कर रहे हैं, ये कंपोनेंट एक के अंदर प्लांट लगाया हुआ है। कंपोनेंट एक के अंदर जो अभी सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। सेकेंडरी पॉइंट अपना कंपोनेंट बी आता है, जिसमें जो भी कृषक वगैरह के जो पंप सेट वगैरह जो लगते हैं खेती कृषि के लिए, वो कुसुम बी के अंदर आता है, कंपोनेंट बी के अंदर। और कंपोनेंट सी की बात करते हैं तो अभी कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट ने कंपोनेंट सी चालू किया था, जिसमें टेंडरिंग के माध्यम से अलग अलग रेटिंग हुआ करती थी पर यूनिट के अकॉर्डिंग। जो अभी गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज करके वापस से कंपोनेंट एक के अंदर टेंडरिंग कर रही है वापस से। तो अब ये जो योजना पीएम कुसुम योजना है, इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है, इससे होगा क्या? सर पीएम कुसुम योजना का, जैसे मान लो आज ये कोई बंजर जमीन है, लोगों के पास पानी नहीं है या धंधे की कमी है और अपने राजस्थान में लाइट की कमी है, तो सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अगर मान लो बंजर जमीन है तो बंजर जमीन में अपन सोलर लगा के अपना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अपन खुद की बिजली पैदा करके खुद की जमीन में गवर्नमेंट को अपन बेच रहे हैं, पे आउट कर रहे हैं, उसका पे आउट अपने को मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। अपने को कहीं जॉब की देखने की जरूरत नहीं ना, और कहीं चक्कर काटने। उसके साथ में अपन 2 आदमी को रोजगार और दे रहे हैं। तो ये मेरे पीछे देख सकते हो बंजर जमीन है, प्लांट के नीचे बिल्कुल बंजर है, काफ़ी जो एरिया है जो अनकमांड है। तो इस तरह से इसी बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगा हुआ है 2 मेगावाट का, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत। ए में अप्लाई कैसे करते हैं? पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना होता था, या पीएम कुसुम योजना अप्लाई करने से पहले क्या बातें, 3-4 मुख्य बातें ध्यान में रखनी सर होती है? इसमें सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक स्काई पोर्टल के नाम से गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहां से जाकर कोई भी बंदा या कहीं इमित्र से कर सकते हैं, या आप खुद जाके और वहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या होगा कि उसमें टेंडरिंग प्रोसेस होती है कि कौन कौन से एरिया के अंदर कितने मेगावाट की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से उसके पोर्टल पर सारी चीजें शो होती है। पीएम कुसुम योजना का पीएम कुसुम योजना के के स्काई स्काई पोर्टल पे। पोर्टल पे। स्काई पोर्टल राजस्थान का है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोर्टल दिए हुए हैं। तो अब स्काई पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा दिया,
रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अपने क्या बातें, मुख्य बातें ध्यान में रखनी होती है सर, अपने उस को टाइम 1 मेगावाट के हिसाब से? अपन बात करते हैं, जैसे किसी कंज्यूमर का जैसे कोई पॉइंट होता है कि साहब मेरे को 1 मेगावाट लगाना है, तो मेरे को कितनी जगह का एरिया रिक्वायरमेंट है या मेरे लाइन वगैरह का क्या सिस्टम है। तो जितने मेगावाट का अपन सिस्टम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन किलोमीटर में उसको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज कि आज अपन 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो अपन 1 किलोमीटर ग्रिड से 1 किलोमीटर दूरी तक उसको अपन जाते हैं, तो उसका जो सीजत जो पाथ लॉस होते हैं वो ज्यादा नहीं आते। लाइन लॉसेज। लाइन लॉसेज जिसको अपन बोल पाएंगे, तो वो ज्यादा नहीं आते। तो अपन 1 मेगावाट पे लगभग मोस्टली 1 से 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम अपन जा सकते हैं। मतलब जितना प्लांट ग्रिड नजदीक रहेगा प्लांट के, बिल्कुल जो बिल्कुल। जमीनें देख रहे हैं या लैंड देख रहे हैं, तो वो ग्रिड के पास वाला जो एरिया या जो लैंड है वहां प्लांट इंस्टॉल करना सबसे बेहतर माना जाता है। लाइन लॉसेज और लाइन का कॉस्ट भी, 1 किलोमीटर में लाइन की कॉस्ट क्या आ जाती है अगर समथिंग बात मान के करें? चल सकते हैं सर 6 लाख से 7 लाख के अप्रोक्सीमेटली। और महीने में लाइन लॉसेज पर किलोमीटर कितना रहता है? महीने में 1 किलोमीटर तो लगभग मोटा मोटी आपको 1% से अंडर में आएगा। अगर इससे ऊपर अगर आप बढ़ते जाएंगे तो जैसे गर्मी के टाइम पे पाथ लॉस वगैरह ज्यादा होते हैं, सर्दी में वगैरह मैटर नहीं करता, बट गर्मी में पाथ लॉस हीटिंग के चक्कर से हीटिंग में ज्यादा ज्यादा होते होता है। हैं। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई अपने प्लांट लगाने से पहले ये चीजें। हाँ, 1 मेगावाट में अप्रोक्सीमेटली कितना लैंड रिक्वायर? 1 मेगावाट में जैसे अपने को मोटा मोटी बात करते हैं तो 3 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच के लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। अपने बीघा में, राजस्थान में बीघा में बात कर लेते हैं जैसे, राजस्थान तो में बीघा में बात करते हैं तो 8 बीघा में अपना लगभग मोस्टली 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट स्टेबल हो पाता करीब है। 2 हेक्टेयर मान लेते हैं इस चीज को, है ना? हाँ, राजस्थान के अकॉर्डिंग 2 2 ले हेक्टेयर। सकते हैं। अब जो पैनल आ रहे हैं वो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, और उन पैनलों के अकॉर्डिंग तो लैंड और भी कम चाहिए। उनके अकॉर्डिंग आप 2 हेक्टेयर के समथिंग तो लगेगा ही लगेगा। कम से कम 2 2 हेक्टेयर हेक्टेयर होना तो ही चाहिए। लगेगा आपका। तीनों के डिस्कॉम के टेंडर आए हुए हैं, और टेंडर फिलअप भी करीबन 16-17 तारीख तक लास्ट डेट है इसकी। बिल्कुल आई। और एक जो पहले भरे हुए हैं उसकी भी डेट आने वाली है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। अभी टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है, आने वाले दिनों में तो आप इस टेंडर को फिलअप कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने लगाने से पहले सबसे बड़ा अमाउंट होता है पैनल पे खर्च। अब बिल्कुल। पैनल की जो पैनल कितने प्रकार के होते हैं, कौन से पैनल आए, कितनी कितनी क्या क्या जनरेशन रहती है सर सर इस जैसे प्लांट में? कौन से पैनल लगे हुए हैं? जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले पॉली क्रिस्टलाइन पैनल चला करते थे, उसके बाद में लेटेस्ट उसका दूसरा मोड आया अपना मोनो क्रिस्टलाइन पैनल्स में। बट मोनो पैनल्स के अंदर भी अलग अलग वोल्टेज के और अलग अलग क्वालिटी उसमें आ गई। जैसे अपन बात करते हैं कि अपना पहले तो मोनो क्रिस्टलाइन पैनल हुआ करता था, जिसकी एफिशिएंसी पॉली के पैनल से ज़्यादा हुआ करती थी, साथ में कम एरिया में ज़्यादा वाट के पैनल अपन इंस्टॉल कर सकते थे, जिस चक्कर में अपने को मोनो पैनल्स को लाया गया है। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। मोनो की कितने परसेंट तक एफिशिएंसी रहती देखो, है? मोनो की अपन मान सकते हैं कि 18% से लगभग मोनो की एफिशिएंसी स्टार्ट होती है अब सभी मोनो के मॉडल्स बाद में भी 3-4 टेक्नोलॉजी नई नई आ जैसे गई। एक तो मोनो आती है जिसमें बैक साइड में व्हाइट कलर की फिल्म लगी होती है, तो वो हाँ। मोनो फेशियल पैनल होता है। और मोनो हाफ कट पैनल होता है। मतलब हाफ कट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पैनल पे आधा पैनल पे शेडो कवर करेगा तो कम से कम उसका आधा आधा पैनल तो की काम प्रॉपर करेगा। जनरेशन चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हाफ कट को यूज किया जाता है। हाफ कट को, इस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। कम से कम पूरा पैनल जनरेशन कर पाए। नहीं कर पाए, आधा कर पाए, मतलब पूरा एक जनरेशन हाँ, पूरे का बंद नहीं हो। जनरेशन बिलो नहीं होगा आपके प्रोजेक्ट का, आधा तो ये हाफ इफेक्टिव हो कट आया। जाएगा। अब हाफ कट के बाद में मोनो परक भी आ गया, परक हाफ के कट- बाद में अब ये कौन सा आ गया? बाईफेशियल। बाईफेशियल आ गया। बाईफेशियल के बाद टॉपकॉन आ गया, टॉपकॉन बिल्कुल। के बाद में HJT लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी फिलहाल मार्केट में नहीं है। बट मोनो और ये टॉपकॉन। बाईफेशियल और टॉपकॉन, ये तीनों मार्केट में धड़ल्ले से चल रहे हैं। और अलग अलग कंपनियों के वो जनरेशन अलग अलग बताती है, बट ये है कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले पैनल हैं, उसी की बात करेंगे सर। तो बिल्कुल। कौन से हैं और सबसे ज्यादा जनरेशन कौन से पैनल सर की देखो, रहती है? अभी जो टॉपकॉन पैनल चल रहे हैं हाँ। तो इनकी एफिशिएंसी मोस्टली 22% के समथिंग से लेके 23% के लगभग तक की पीक वोल्टेज के अकॉर्डिंग आ रही है सभी की। 23% तक। 23% तक। तो अपने टॉपकॉन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। टॉपकॉन टॉपकॉन और बाईफेशियल की एफिशिएंसी। वो टॉपकॉन जो चल रहा है वो बाईफेशियल पैनल ही आते हैं। अच्छा, उसी का ही लेटेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें पी टाइप और एन टाइप है। जो एन टाइप जो चल रहा है वो टॉपकॉन के सेल्स किस तरह से कंपनी को अपने अप्रोच करते हैं, या कंपनी आके मतलब ये काम जो प्लांट इंस्टॉल कितने दिनों में कर देती है, कैसे करती है ये? थोड़ा आपका अनुभव क्या कहता है सर? ऑब्वियसली ये ड्राइंग बेस पे वर्क होता है पूरा। जो भी कंपनी यहाँ पर आती है उनका एक इंजीनियर होता है जो इसको ड्राइंग बेस पे वर्क करता है। उनका
स्ट्रक्चर कैसे किस एंगल पे स्ट्रक्चर को लगाना है, कैसे इसको डिजाइन करना है, कितना अपन को कॉलम रखना है, कितना डाया रखना है, कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है अपन को, उसके ऊपर कंपनी पूरा फोकस करती है। तो लैंड को भी प्रॉपर इक्वल करते होंगे, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो? बिल्कुल, लैंड को इक्वल किया जाता है पहले उनके द्वारा प्रॉपरली, उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाता है। आगे का मतलब उसके बाद हम पाइलिंग करते हैं। पाइलिंग पाइलिंग करते हैं तो क्या किस तरह से, मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करते होंगे भी, इस तरह से इतना इतने दूरी पे लगाना है? क्या गैप क्या रखा जाता है इसमें? किस तरह वो से? थोड़ा अपने सा obviously- एक ब्रीफ में समझाएं सर। डीप ऑब्वियसली ये अपना एक पैनल के अकॉर्डिंग की मान के चलो, ऑब्वियसली अपना इन्वर्टर के ऊपर फोकस होता है इसका पूरा, जैसा अपन बना रहे हैं होस्टिंग के ऊपर वर्क होता है। इस पे डीसी पे डीसी पे होता है कि अपन को मिनिमम लोड कितना देना है और मैक्सिमम लोड कितना रखना है डीसी का भी डीसी का, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को हिस्ट्री कंपाइल कर वो मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग इसका डिजाइन तैयार होता है। आपकी स्ट्रक्चर मतलब कितने एमएम का, कितना मतलब क्या इसकी थिकनेस क्या वगैरह, कितना मोटा है? जैसे 2 मेगावाट का प्लांट है आपके, किस हिसाब से स्ट्रक्चर लगा हुआ है? यहाँ पर ये थिकनेस की बात की जाए तो कॉलम की थिकनेस अलग होती है, हमारे राफ्टर की थिकनेस अलग होती है और पर्लिंग जो भी है उनकी थिकनेस अलग अलग होती है। तो थोड़ा सा समझाएं कि अगर कोई प्लांट लगाना चाह रहा हो, 1 मेगावाट का ही प्लांट लगाना चाह रहा हो, तो उसको स्ट्रक्चर में किस चीज़ का ध्यान रखना है? ऑब्वियसली कॉलम की जो थिकनेस होती है वो थोड़ी अकॉर्डिंग टू राफ्टर और पर्लिंग के अकॉर्डिंग हैवी रखनी चाहिए। ऑब्वियसली 2.5 या 2.6 के करीब ऑब्वियसली हमको कॉलम की जो थिकनेस होती है उसको मोस्टली मैंने प्लांट देखे हैं 25 से 30 डिग्री के डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ये चीजें अपना जो एवरेज होता है टिल्ट सन का जो एवरेज निकाल के चलते हैं अपन ईयरली का, तो ऑफ कोर्स 24 डिग्री ऑफ कोर्स होता है वो। ठीक है, 24 डिग्री एक मानक डाटा है इसका। तो ये सर हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली मूवेबल नहीं है, ऑफ कोर्स ये परमानेंटली है। परमानेंटली है। तो ठीक है। एवरेज जो हमने लगाया हुआ है इसको ऑब्वियसली 24 डिग्री पे लगाया हुआ है। जैसे डीसी वायर कर रहे हैं, डीसी वायर का जॉइंट करते समय अपन को ध्यान रखना है कैसे एमसी फोल्ड लगा रहे हैं, कैसे नहीं लगा रहे हैं, इसको किधर से उतार रहे हैं, वो एक चीज है अपन को ध्यान रखने की चीज है। आप इसमें मोस्टली जैसे मेन दिक्कत आता है जो वायरिंग है प्रॉपर, है ना, वायरिंग में कई बार फॉल्ट आ जाता है इसमें। आता है सर। सबसे बड़े मेजर चीजें इसमें आती है, इन्वर्टर में दिक्कत आती है और वायरिंग है, अधिकतर वहीं फोकस रहता होगा आपका ना, क्लीनिंग के बाद में वहीं ज्यादा फोकस रहता है। तो क्या चीजें ध्यान क्या मतलब आप देखते हो यहाँ पे, ताकि प्लांट की जनरेशन प्रॉपर रहे और प्लांट की जनरेशन में कहीं बाधा नहीं आए, अपना प्रोडक्शन चलता रहे? ऑब्वियसली मैं इस पे यही बोलना चाहूंगा, जब अपन डीसी केबल को ऑब्वियसली परचेज करें तो उसका ऑब्वियसली अपन को इंसुलेशन जो उसका ऑब्वियसली पीक होना चाहिए, ऑब्वियसली हैवी होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली मेजरिंग फॉल्ट आते हैं ऑब्वियसली अर्थिंग ग्राउंड के, रेजिस्टेंस इंसुलेशन के मेजर फॉल्ट है। यही अपन को डीसी ऑब्वियसली प्रॉपर्ली ऑब्वियसली अपन को डीसी केबल का प्रॉपर्ली ध्यान रखना चाहिए। उसका ध्यान रखना चाहिए। केबल का साइज क्या रहता है? क्या केबल का साइज ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड होता है 4 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर एम और 6 स्क्वायर एम भी। हाँ। 4 और 6 ही चलता है इसमें डीसी। ऑब्वियसली अपन को वोल्टेज के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। वोल्टेज। अब सर इस 2 मेगावाट के प्लांट में कितनी प्लेटें लगी हुई है? ये हमारी 6000 प्लेटें हैं। 6000 प्लेटें लगी हुई है। ये जो डाउन सीजन वाला समय है, तो अपने इसके जनरेशन का डेटा एनालिसिस करें एक बार, तो सर बताएं हमारे दर्शकों को किस तरह से जनरेशन 2 मेगावाट का रह रहा है ईयरली, एक पर डे, मंथली, ईयरली। ये अपन देखें ईयरली ऑफ कोर्स डाटा देखें तो अपना 365 दिन का 9000 पर डे ऑब्वियसली रहता है। अपन आज की बात करें तो आज दिसंबर लास्ट है, तो आज का हमारा डाटा ऑब्वियसली 7000 यूनिट रहा है। 7000 यूनिट? यस, मतलब ये दिसंबर में 7000 यूनिट का मतलब हो गया 1 मेगावाट 3500 यूनिट कंज्यूम कर। ये सबसे डाउन जनरेशन वाला टाइम है। यस। और पीक सीजन में डेटा कहाँ तक चला जाता है? ये हमारा 11000 यूनिट पर डे रहता है ऑब्वियसली, जो हम ऑफ कोर्स बात करें जून या जुलाई में। जून जुलाई में 11000 तक ही चल जाता है। 33 केवी की लाइन है। पावर कट के कितने रहते हैं? अगर कोई प्लांट लगाते हैं तो बोलते हैं रूरल में लगाएं तो पावर कट ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें अपने को कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। कुछ लोग इस तरह से मतलब सोच रहे हैं, तो पावर कट का ज़्यादा कितना का आपका अनुभव क्या कह रहा है, कितने के पावर कट लगते हैं इसमें? ऑब्वियसली यहाँ पर देखा जाए एवरेज पावर कट इतना नहीं रहता, न के बराबर करता है, ही नहीं है पावर, नहीं करता है। ये तो इंडस्ट्रियल कई लोग कहते हैं ना पावर कट करता है, करता होगा कहीं, लेकिन यहाँ आसपास जयपुर में पावर कट न के बराबर है। न के बराबर। और उसका भी कुछ समाधान है, गवर्नमेंट कुछ, और वैसे कोई वर्क करना है तो बंद करना ही पड़ेगा। देखो वो तो इतना तो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जनरेशन की। बात हुई है मतलब 11000 तो पीक सीजन में, और डाउन 7000 या 6000
मतलब 6-7 हजार मान लेते हैं। अपने चर्चा करते हैं क्लीनिंग के बारे में। क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्लीन करना बहुत जरूरी है इसको। क्लीनिंग से भी जनरेशन मेंटेन होती है। जो नई प्लेट है वो जनरेशन ज्यादा दिनों तक वो जनरेशन नहीं रहती। कैसे करते हो क्लीनिंग? क्लीनिंग का क्या रोल है इसमें? क्लीनिंग का बहुत मोस्टली हो जाए रोल है इसमें मतलब जनरेशन पे लॉसेस देखने को मिलते हैं। यदि हम ऑब्वियसली क्लीनिंग पर डे लॉसेस देखने को मिलते हैं, तो हम इसकी महीने में 2 से 3 बार क्लीनिंग करवाते हैं। ऑफ कोर्स उनके ऑब्वियसली वाइपर के द्वारा हम इसकी क्लीनिंग करवाते हैं, मैनुअली ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ मैनुअल क्लीनिंग होती है। अब तो बहुत प्लेट क्लीन हुई पड़ी है, बारिश हुई है इसलिए। बारिश के कारण थोड़ी क्लीनिंग दिख रही है। अच्छा, तो ये अच्छा खूबसूरत प्लांट दिख रहा सर आपका, बहुत ही शानदार है। डस्ट नहीं है, प्रॉपर क्लीन हुआ है, तो जनरेशन भी अच्छी खासी है इसकी। तो सर हम लोग इन्वर्टर साइड खड़े हैं, और मोस्टली इन्वर्टर का मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण काम इन्वर्टर कर रहा है। तो इन्वर्टर के 2 मेगावाट में कितने लगे हुए, कौन सी कंपनी के लगे हुए, कितने कैपेसिटी के हैं, काम क्या है इनका सर? ऑब्वियसली ये सनग्रो कंपनी के लगे हुए हैं, और ये हमारे 295 किलोवाट के लगा हुआ है एक इन्वर्टर की कैपेसिटी। और ये हमारे 2 मेगावाट में 7 इन्वर्टर लगे हुए हैं। 7 इन्वर्टर लगे हुए हैं। और इन्वर्टर का प्रॉपरली वर्क होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, अपने डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में चेंज करना। ठीक है, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके और इधर ग्रिड में भेजना है। ग्रिड में भेजना। तो ग्रिड में भेजने से पहले सबसे पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट पे पहुंचता है ये करंट? ये सबसे पहले अपना एलटी पैनल पे जाता है। एलटी पैनल पे जाता है। एलटी पैनल से ये जैसे कि एलटी ये अपना पैनल एलटी पैनल है। तो सर आओ एलटी पैनल के इस तरफ जाते हैं, अपने ग्रिड एरिया के अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से दिखाते हैं। ये वाला एलटी पैनल है, यहाँ से एसी सप्लाई आ गई एलटी पैनल में। यस सर। एलटी पैनल का काम क्या है? ये हमारा लो टेंशन मतलब ऑब्वियसली इन्वर्टर के अंदर कोई भी मेजर फॉल्ट आए, हमको उनका मेंटेनेंस करना हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्विच होते हैं एलटी पैनल के अंदर, तो उनको हम ऑफ करके ऑब्वियसली मेंटेनेंस कर सकते हैं। प्लांट साइड में अपने मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब एलटी पैनल से सप्लाई आई है अपने ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर कितनी कैपेसिटी का है, क्या गारंटी वारंटी में है, क्या काम है इसका सर? ये हमारा प्रॉपरली ऑब्वियसली उत्तम कंपनी का लगा हुआ है, उत्तम भारत का लगा हुआ है। और ये हमारा 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर है। 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर है। स्टेप करता है ये ऑब्वियसली टेप चेंजर ट्रांसफार्मर है, जो हमारा 800 वोल्ट को 11000 वोल्टेज में चेंज कर रहा है। यहाँ से जो 800 वोल्टेज आ रही है उसको 11000 में चेंज कर रहा है। अब ट्रांसफार्मर से अपने सप्लाई आई, ट्रांसफार्मर से सीधी सीटी इसमें ये हमारा एसटी पैनल है, जो ये एसटी पैनल है। एसटी पैनल में आने के बाद में इसका क्या रोल है इस ग्रिड में? ऑब्वियसली ये हमारा 11000 एलटी पैनल में जा रहा है। एलटी पैनल के बाद हमारा ये जियो डीओ में जा रहा है। वो जियो डीओ देख सकते हैं, जियो डीओ में जा रहा है। इसके बाद ऑब्वियसली लाइन के अंदर कोई मेजर फॉल्ट आए, कोई ऑब्वियसली ग्राउंड हो जाए, कहीं से वायर टूट जाए, तो ऑब्वियसली वो हमारा एलटी पैनल पे इफेक्ट आता है। यहाँ पे एलटी पैनल ऑब्वियसली ट्रैपिंग हो जाता है और ये लाइन को कट करता है। और ग्रिड एरिया देखो इस तरह से फेंसिंग होना जरूरी है ग्रिड में। और उसके बाद में ये जो नीचे ग्रिटें लगाई है, इसका काम ये है कि ये अगर ऑयल नीचे गिर जाए तो स्लिप नहीं करें, वाइब्रेशन नहीं करें, करंट नहीं फैले जल्दी से, इस तरह का काम छोटा छोटा काम है। ऑब्वियसली ग्रिड का जो कंक्रीट बिछाई हुई है, ऑब्वियसली मैनली प्रॉपर्ली वर्क जो मेंटेनेंस कर रहे हैं उसके लिए बहुत सेफ्टी का वर्क करती है। सेफ्टी वर्क है, जैसे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट ये जरूरी रखना आपको। ये हमारा सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, रेत की बाल्टी है, इस तरह की ये चीजें रखनी बहुत जरूरी है। अगर कोई फायर या इस तरह का कोई फॉल्ट आ जाए या आगजनी हो तो ये कम से कम यहाँ से कंट्रोल कर सके। तो ये तो ही प्लांट के बारे में बातें, जनरेशन के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, किस तरह की प्लेटें लगी है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कैसे अप्लाई करते हैं। ग्रिड में बिलिंग आपके होती होगी मंथली? वहाँ पर हमारा 2-3 मीटर लगे हुए हैं, ऑब्वियसली नेट मीटरिंग लगा हुआ है वहाँ पर। तो अपना जो लाइन लॉसेस होता है वो ऑब्वियसली हमारा होता है। उसके अंदर जो प्योर जो वहाँ रीडिंग जाती है, यूनिट जाती है, तो उसके बाद वहाँ से कलेक्ट किया जाता है उसको। ठीक है, डेटा शीट वहाँ जाती है, फिर तो बिलिंग प्रॉपर्ली हो रही है और पेमेंट मतलब इसका जो यस सर प्रॉपर्ली पेमेंट होता है। कोई लोग कमेंट में ऐसे बताते हैं कि भी यार टाइम लगता है और वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जनरेशन प्रॉपर हो रही है और बिलिंग भी प्रॉपर हो रही है। तो जो सोलर एनर्जी है, जो नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सोलर है, पवन चक्की है, गवर्नमेंट इसमें बहुत ध्यान दे रही है और अच्छे मतलब बड़े लेवल पे काम कर रही है। आने वाले टाइम पे सोलर पे ही हर घर पे सोलर, हर खेत में सोलर, और जो अन्नदाता है
उसको ऊर्जादाता के रूप में गवर्नमेंट को बनाना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, हर आदमी को अपने घर पे बिजली पैदा करने वाला बनाना है। कुल मिला के जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है उसको कम करना है, अपनी धरती को बचाना है, अपने पेड़ पौधों को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है। तो ये गवर्नमेंट की बहुत ही कल्याणकारी स्कीम है और आई होप कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आप सभी लोगों को शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना न भूले। मेरा नया वीडियो जब तक नहीं आ जाए तब तक के लिए गुड बाय। जय जवान जय किसान।